नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से घोषणा पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में बीजेपी 11 कमल खिलाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर अभी तक केवल मंथन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मैदान खाली है, कांग्रेस चुनाव लड़ने से डर गई है। उधर अन्य दल भी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। सभी की जीत के दावे हैं। चर्चा हम करेंगे, उससे पहले नेताओं के बयान और चुनावी दावे आपको सुनाते हैं। सुनिए। कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। मैं क्योंकि जो ये संकल्प पत्र आया है इसकी पूरी प्रशंसा भी करता हूं और ये लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे वो किसान है, चाहे महिला है, चाहे युवा है और चाहे गरीब व्यक्ति है, हर वर्ग के ऊपर ये फोकस और युवाओं को आगे बढ़ाने वाला, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने वाला, किसान को खुशहाल करने वाला, महिला को सशक्त करने वाला ये संकल्प पत्र है। ये जो मैनिफेस्टो आया है ये इस देश के विकास के अंदर एक नई ऊर्जा, नई गति विकास की देने का काम करेगी। देखिए, कांग्रेस अभी किसान को दिया बोल रहे अभी सुबह शाम बैठकों में लगी हुई है। सुबह किसी को तैयार करते हैं, शाम को वो नाट जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आगे टिकना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उनके जो 55 साल का शासन रहा है उसके ऊपर 10 साल का शासन भारी दिखाई देता है। 4 गुना ज़्यादा काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं और उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उनके बड़े लोगों के अंदर ये भय है कि हम 2019 के चुनाव में हार गए थे, कहीं अब की बार भी हमें हार का मुंह देखना न पड़ा। वो इधर उधर अभी उसके ऊपर मंथन उनका चल रहा है, किसको मैदान। किस न्याय की बात करेंगे? न्याय की अगर बात करनी है तो कम से कम अपनी पार्टी के अंदर कर लें, एक दूसरे को न्याय दे दें। जिस न्याय के चलते पार्टी का कार्यकर्ता इनका जरा ठीक हो जाए, पार्टी ठीक से चल पड़े। यानी आज हमारी इच्छा है कि जल्दी से ये अपने यहाँ न्याय करके और किसी को टिकटों का बंटवारा करना कर दे। हमने 13 मार्च को अपनी टिकटें घोषित कर दी थी, आज 15 अप्रैल हो गई है। 1 महीना, सवा महीने में ये अपनी बैठ के अपनी स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, वो किसको न्याय देने की बात कर रहे हैं? अभी 9 सीटों पे बात बन चुकी है। मैं जो कह रहा हूँ कि उसको बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया जारी है। कब तक उम्मीद अब फाइनली कर सकते हैं कि अब सूची जारी हो जाएगी? और दूसरा अहम सवाल कि क्या सीईसी के माध्यम से किया जाएगा या फिर डायरेक्टली किया जाएगा? कांग्रेस हाईकमांड में कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिस से किया जाएगा, क्योंकि सीईसी की मीटिंग हो गई और सब अधिकार दे दिए गए हैं। और जहां कहां तक हो जाएगा तो मैं कहता हूं मेरी समझ में 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई संगठन तो है नहीं। 10 साल में वो अपना संगठन नहीं बना पाए। इधर उधर कुछ लोग हैं, तो जिस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपनी एजेंसियां बांटती हैं, उसी प्रकार से अब वहाँ पर लोग गए हुए हैं कि भाई मोल भाव करके किस किस को कहाँ की टिकट मिलती है। वो है, पहले तो कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लाइन लगा करती थी, अब वो खिड़की भी खाली है, कोई है ही नहीं। आइए शुरुआत करते हैं चर्चा के कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी और रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, साथ ही प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत है विधु जी आपसे। न्याय पत्र कांग्रेस लेकर आई, आप लोग भी संकल्प पत्र लेकर आए हैं, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, तो जब दोनों ही पार्टियों के संकल्प पत्र आगे जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का माहौल बीजेपी को लेकर? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी विनम्र नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो है, भारत के 140 करोड़ लोगों का जिस प्रकार से दर्शन है उसमें दिखता है। भारत की 140 करोड़ जनता के सपनों को हकीकत में बुनने का एक रोड मैप है, एक विजन डॉक्यूमेंट दिखता है।
इस संकल्प पत्र में हम देखते हैं कि पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस, इसके साथ अगले 25 साल का भारतीय जनता पार्टी का प्लान यानी रोड मैप और उसके बाद अगले 1000 साल का विजन जो है इस डॉक्यूमेंट में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए तैयारी की जा रही है और सभी सेक्टर्स में तैयारी की जा रही है। हर सेक्टर को उस प्रकार से छुआ है, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है और हर वर्ग के लिए की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसमें भरपूर बहुत कुछ है। गरीब हो, चाहे बात युवा की करें, चाहे बात अन्नदाता की करें और चाहे महिलाओं की करें यानी नारी शक्ति की करें, सभी के लिए जो है इसमें एक अवसर के रूप में किस प्रकार से भारत को विकसित बनाने का जो भारत ने संकल्प लिया है, भारतवासियों ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति में किस प्रकार हर भारतीय अपने आप को जोड़ सकता है और जब भारतवासी समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा और भारत विकसित होगा। सबके लिए इस प्रकार के अवसर हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऐसे पहलुओं को छुआ गया है जिस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था, जिनको लोग पूछते नहीं थे, जिनको विपक्षी पूछते नहीं थे, मोदी उनको पूजते हैं। हमने देखा किस प्रकार से विश्वकर्मा भाइयों की बात हुई, अपने हाथ से कौशल दिखाने वालों की बात हुई, रेडी फड़ियों की उसके अंदर चर्चा है, कौशल की बात हो रही है, किस प्रकार किसान को लेकर बहुत विस्तार रूप से जो है किसान की प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने वाली बात है। श्री अन्न की बात हो, चाहे बात हो मिलेट्स की बात, मोटे अनाज की बात हो, चाहे बात हो भारत की 2036 में ओलंपिक की दावेदारी की। आज भारत खड़ा होकर कह रहा है कि हम ओलंपिक की दावेदारी करेंगे 2036 में। किस प्रकार से भारत को आगे तक बढ़ाने के लिए एक के बाद एक, और दुनिया की जो सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम जो मोदी जी ने शुरू की थी, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उससे भी हम संतुष्ट नहीं हुए। आज भारत जो है महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल सोसाइटी है हमारी। आज वो कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छे हम है, इससे नहीं केवल काम चलेगा, खुद को और बेहतर करना है। और जो आयुष्मान भारत योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना थी, जो 5 लाख तक का सबकी हेल्थ को इंश्योरेंस करने वाला ऐतिहासिक कदम मोदी जी का था 2019 में, उससे बढ़कर आज कहा कि 70 वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी आय वर्ग का हो, उसकी कितनी भी आय हो, उसको भी हम हेल्थ में कवर करेंगे। हमने कहा 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाई थी हमने, लेकिन 1 करोड़ से संतुष्ट नहीं है, 3 करोड़ तक जो है इस आंकड़े को लेकर जाएंगे। 4 करोड़ गरीबों के सर पर छत दी हमने, और उसके बाद आकर अब हम ठीक है, आपने जब विदु जी आपने ये कह दिया कि अगले 1000 साल का विजन है, अगले 1000 साल का विजन आपने बोल दिया, फिर तो कितने विस्तार से बात करें ना करें। आप भी कह रहे हैं हम तो बहुत लंबी तैयारी लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता घोषणा पत्र देखकर या उम्मीदवारों को देखकर, उम्मीदवारों के चेहरे नाम देखकर वोट करने वाली है, या मोदी के नाम पर, मोदी के सहारे आप लोग मैदान में हैं? बहुत अच्छा सवाल है ज्योति जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आज हिंदुस्तान में केवल एक गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। ये लोग हमसे पूछते थे मंदिर वहीं बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होता, हमने अपनी आंखों से देखा है। याची देही याची डोला, इन्हीं आंखों से देखा हमने राम मंदिर का निर्माण। 370 की बात कहते थे कि हिंदुस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। ऐसे 370 को तोड़ दिया और एक मच्छर नहीं मरा वहां पर। ये लोग गरीबी हटाओ के नारे देते रहे, चुनाव लड़ते रहे। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक, राजीव जी से लेकर सोनिया गांधी तक, सबने गरीबी हटाने की बात कहकर सत्ताएं ली, लेकिन देश के अंदर पहली बार गरीबियों के लिए कुछ अच्छे काम होने लगे। 2014 से लेकर 2024 तक, मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 25 करोड़ भारतीय जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये बता दें इनके राज में 54 सालों में कितने गरीब आए, कितने करोड़ आए, कितने लाख आए, बता दें, आंकड़ा दे दें। ये भी बता दें कि हिंदुस्तान में जो 7.25% तक लोग अति गरीबी में जीते थे, आज वो आंकड़ा पहली बार हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ तब से 1% से कम चला गया, 0.89%। ये IMF की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? केवल और केवल नारे दिए और उन नारों पर खरे नहीं, और जनता इन पर विश्वास नहीं करती ज्योति जी। इसलिए आपका सवाल, ये सवाल कि विश्वास किस पर करती है, जनता केवल मोदी पर विश्वास करती है और भरपूर विश्वास करती है। और पता है कि ये मोदी ही है, भारत माता का लाल मोदी है, जो जनता के आशीर्वाद से, स्नेह से
भारत माँ के सपने पूरे करेगा, हर भारतवासी के सपने पूरे करेगा, हर एक गरीब की आंख की आशा है, हर नारी के लिए जो है स्वाभिमान का विषय है, हर युवा की आकांक्षा है, और हर अन्नदाता का स्वाभिमान अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, जिसने देश का डंका पूरी दुनिया में बजाया हुआ है। चलिए, उसी नरेंद्र मोदी के कांग्रेस साथ को मैं पूरा चर्चा में देश जोड़ आज रही हूँ। खड़ा है, और इसलिए विपक्षियों की हालत माड़ी है। एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूं मैं, उसके बाद मेरी बात पूरी हो जाएगी। कहां तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो आगे भारत को 1000 साल का विजन दे रहा है, और नव जो मतदाता है जो आज 20 और 22 साल का है उसके लिए उसका स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। और कहां हमारे विपक्षियों के जो घोषणा पत्र हैं वो भारत का भविष्य बर्बाद करने के लिए हैं। उनका एक बार आप संकल्प पत्र पढ़िए, वो भारत के नव मतदाता का भविष्य खत्म करने के लिए उसको बहाना, न्याय पत्र बोल दीजिए, वो न्याय पत्र जो है वो इस प्रकार से भारत के नव मतदाता का किस प्रकार से उसका तबाह कर सकता भविष्य, उसका एक खाका बाका है। एक पॉइंट पर हम चर्चा कर सकते हैं, पूरे भारत का भविष्य बर्बाद कैसे हो सकता है। एक बार इनका कांग्रेस का पत्र पढ़ लो। मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ। नीरज जी, बीजेपी ये कह रही मैदान खाली है। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि हमें करीब 1.25 महीना हो चुका है उम्मीदवारों को मैदान में उतारे, लेकिन कांग्रेस भाग रही है, कांग्रेस डर रही है हरियाणा में चुनाव लड़ने से। ज्योति जी नमस्कार, मैं आपके माध्यम से सभी को सुन रहा था और मैंने सभी को सुना और बीजेपी पर उत्तर सुना। अगर ये लोग कहते हैं मैदान में नहीं तो हम कुछ भी नहीं, तो ये लड्डू बांट देना, हम तो ये जीत जाएंगे। अभी तो इतना डर किस बात का है? जब इतने कॉन्फिडेंट हैं 10 की 10 सीटें यहाँ जीतेंगे और 400 सीट वहां पार हो जाएंगे, तो पूरे देश में लड्डू बांट दें। इन्हें दिक्कत क्या है, किस बात की? फिर तो जीते हुए जी। ये हमारी कांग्रेस पार्टी पे क्या ध्यान दे रहे हैं, क्यों ध्यान दे रहे हैं? जब हम पे कैंडिडेट नहीं, कुछ नहीं, इनको तो खुश होना चाहिए। ये पता नहीं क्यों टेंशन में है। जब इनके आगे कोई मैदान में नहीं, फिर तो ये लड्डू बांट दे पूरे देश में, लड्डू ऑर्डर मैं कर दूंगा। देखिए जो संकल्प पत्र है, मैं बीजेपी प्रवक्ताओं को याद करा दूं, अपने पहले मैनिफेस्टो को देखे 10 साल के 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ? 20 करोड़ रोजगार। भाई साहब मुझे डाटा दे दिए, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ दिए? सोच समाज सिटी का वादा था, कहाँ गया? 15 लाख खाते हमारे थे, वो कहाँ गए? 50 रुपए मुझे समय दे दीजिए, कोई एक विषय इनका लेकर मुझे समय दे दीजिए, कोई एक विषय इनसे पूछ लीजिए, उसका मैं डाटा देने को तैयार हूँ। ये सारे ये बोरी में से निकाल कर मत फेंकिए। कोई एक विषय बताइए, मैं उसका डाटा दूंगा। कोई एक विषय आज के लिए चुन लीजिए, कोई एक विषय कल की डिबेट के लिए चुन लेना। कोई रोजगार पर बात करनी है आपने रोजगार पे नहीं, इस प्रकार से नहीं आप एजेंडा नहीं चलाएंगे। कोई एक विषय आप बता दीजिए, उस पर डाटा मैं दूंगा, आपका भी दूंगा और अपना भी दूंगा, अपना भी दूंगा, आपका भी दूंगा। जो प्लीज इसमें इंटरव्यू कीजिए। क्या इनको बोरी में से निकाल कर आपको लगातार बोलने दिया, किसी ने नहीं टोका। आपने देश दुनिया की बातें कर ली हैं सारी, लेकिन आप ठीक है नीरज जी, मैंने जो सवाल पूछा आपसे नीरज गुप्ता जी, तो आप ये कह रहे हैं कि लड्डू बांट दें। अगर ये कॉन्फिडेंट है, क्या फिर आप लोगों को चिंता नहीं है? आपके उम्मीदवार अभी तक नहीं आए हैं, बीजेपी ये कह रही है, फिर आप लोग बहाना भी बनाएंगे कि ईवीएम हैक हो गई। अभी तक चूंकि चुनाव में कितना टाइम है, भले ही आप लोग कहते हैं बीजेपी के नेता लगातार बीजेपी के उम्मीदवार रैलियां कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वोट की अपील हो रही है, आपका भी डिसाइड ही नहीं हो पाया। देखिए ज्योति जी, डिसाइड सब हो जाएगा। उससे पहले हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उदय भान जी पूरे जन क्रॉस रैली पूरे हरियाणा में कर चुके हैं। पूरा हरियाणा नप चुका है, 90 की विधानसभा नप चुकी है। ये लोग अब उतरे हैं, हम पिछले नवंबर दिसंबर से उतरे हैं, आपको ध्यान करा दूं। और आपने इसको कवर भी किया है जन क्रॉस रैली के माध्यम से, और जन क्रॉस रैली के माध्यम से प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। चाहे कैंडिडेट कोई भी आए, कांग्रेस को जनता चुनेगी। मैं बीजेपी पर तो याद करा दूं, ये सिर्फ क्या 370 और मंदिर बोलना है क्या? विकास के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, 100 बार सीपीटी पे नहीं बोलेंगे। अब इनको चिढ़ हो रही है कि इतने पे बोलो, इसमें बोलो। अपनी बात तो इन्होंने बड़ी मुद्दे से कह दी, मंदिर बना दिया, उससे बना दिया। मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया था? नहीं, मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया था? उस बात को जवाब नहीं दिया। हमारे राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, उस बात को क्यों नहीं बोलते? मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए 25 वकील किसने खड़े किए थे? 25 वकील किसने खड़े किए थे मंदिर को निर्माण को रोकने के लिए? कोर्ट ने, आपने बना क्या? 25 किस पार्टी ने खड़े किए थे बताओ? राम जी को मुझे पता है डिबेट ऐसे ही खराब होती है, मैं तभी रोकती हूँ आप लोगों को। देखिए पीछे क्योंकि विधु जी भी राम मंदिर का जिक्र कर गए, अब आप भी इस पर बोलेंगे। पूरी डिबेट भी अगर हम राम मंदिर पर कर लें तो भी समय काफी नहीं रहेगा, तभी मैं रोकती हूँ बार-बार। ज्योति जी, मैं तो इनकी बात आप कांग्रेस को लेकर कोई ठोस उत्तर दे पाएंगे क्या? कब तक लिस्ट आएगी आप लोगों की?
मीडिया भी पूछते पूछते थक गए, आगे आप लोग उत्तर देते देखिए, देते थक हमारी गए होंगे। लिस्ट- कहाँ पेज लिस्ट- बचा आप लोगों का? हमारी लिस्ट देखिए, हमारी लिस्ट कल या मैक्सिमम परसों आ जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको खुशखबरी दूंगा। हमारे कैंडिडेट तैयार है, हमारा प्लेटफॉर्म तैयार है, हमें कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। घबराहट इनको हो रही है। जनता कांग्रेस को चुनेगी, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने को तैयार है। इंडिया गठबंधन बेरोजगारी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा, ना कि किसी और मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा, और हम पूरी तरह तैयार हैं। ये अपना ठीक है। ध्यान रखें। मैं इन्हें को हमारी चर्चा में चिंता ना जोड़ रही हूँ। करें। पंजेटा जी, कुरुक्षेत्र में अभय लगातार एक्टिव हुए। एक बयान उनका काफी वायरल है कि ये जाट और बनिए की लड़ाई है। क्यों ये जाट और बनिए की लड़ाई है? क्यों इस तरह के बयान? देखिए, हाँ जी ज्योति जी, अगर पहले मुझे लगा कि मैं जो बातें कही हैं भाजपा के प्रवक्ता ने, जो नोट में कर रहा था, मुझे लगा मैं पहले उसका उत्तर दे देता हूँ, उसके बाद आपके जो प्रश्न, आपके प्रश्न का भी उत्तर दे देता हूँ। यह भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। इनसे ये पूछिए कि ये 10 साल से सत्ता में है और इन्होंने नारा दिया था किसान की आय दुगनी करने का। क्या इन्होंने किसान की आय दुगनी करी? आप मुझे बताइए, 3 काले कानून जो थे ये पूंजीपतियों के हक के लिए लेके आए गए थे, तो ये पूंजीपतियों के वो फायदा पहुंचाने के लिए लेके आए गए थे और किसानों को मारने के लिए लेके आए गए थे। कैसे तो अभय सिंह जी का बयान आया, मैं अभय सिंह के बयान पर बात करूंगी। विदु जी, इनसे आप रुक जाइए अभी। जो अभय सिंह जी का बयान आया वो इसी संदर्भ में आया कि जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर संशोधन करके जब भंडारण की लिमिट ही खत्म कर दी तो किसको फायदा होगा? तो आप मुझे बताइए, क्या ब्लैक मार्केटिंग नहीं बढ़ेगी उससे? जब कंट्रैक्ट के अंदर ये एक्ट लेके आए गए थे, जो उसमें संशोधन था, तो उसमें तो किसान की जमीन तक चल जाने के प्रावधान थे। जब आप मंडी, ओपन मंडी कर रहे हो और C2+50 के ऊपर कानून नहीं बना रहे हो और कह रहे हो कि सिर्फ एक पैन कार्ड के ऊपर खरीद हो जाएगी, वो कैसे? तो ये लड़ाई पूंजीपतियों की, ये लड़ाई पूंजीपति और किसान की थी। इस संदर्भ में पूंजीपति नहीं कह रहे और किसान भी नहीं कह रहे हो, जाट और बनिया कह रहे हो, तो साफ साफ कह रहे हैं ना। उनका बोलने का जो संदर्भ था, उनका बोलने का मायना जो था, वो यही मायना था कि जिस तरीके से किसान को पूंजीपति लूटते आए हैं, उसके किसान का हक नहीं देते आए हैं इतिहास में भी। तो सीधा सीधा उस जो आप बयान की बात कर रहे हैं वो यही तात्पर्य है उसका। और दूसरी बात, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर जो डिस्प्यूटेड साइट है बाबरी मस्जिद वाली, वहां नहीं बना, उससे अलग जगह बना है और एक मस्जिद भी बनेगी। साइट नहीं है, IMF की बात कर रहे थे, IMF साइट नहीं है वो, 205 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया। वो श्री जब राम अपने IMF जन्मभूमि की है। बात करी, उसके बाद मैं रजत आपको पजेटा बता का दूं घर कि डिस्प्यूटेड IMF है, ने राम जी का घर डिस्प्यूटेड नहीं है। 205 लाख करोड़ का ज्योति जी आई कर्ज, कंटेस्ट, 205 लाख करोड़ ज्योति जी का, आई बीच में ना बोलिए आप, रजत बीच में ना पजेटा बोलिए का आप। घर डिस्प्यूटेड हो सकता है, राम जी का घर डिस्प्यूटेड नहीं है। बीच में ज्योति जी सुनिश्चित करिए, बीच में ना बोले। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। कौन कह रहा है डिस्प्यूटेड साइट? कौन कह रहा है डिस्प्यूटेड साइट? सबके नीचे बोल रहे हैं। एक तो शुरुआत में ही मुझे टोक देना चाहिए था। जब इधर उधर की बातें हो रही थी तभी मुझे रोक देना चाहिए था। मुझे पता था हरियाणा पर बात नहीं हो पाएगी। और जब मैं टोकती हूँ, आप लोग कहते हैं कि आपकी क्या मजबूरी है। मैं क्यों टोकती हूँ? आप लोगों को पता चल गया होगा। मैंने तो नहीं किसी को टोका बीच में। नहीं, मैं जब इन मुद्दों पर बात करने से इसलिए रोकती हूँ क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है इन मुद्दों का। आप कुछ बोलेंगे, ये जवाब देंगे। मुझे शुरुआत में ही टोक देना चाहिए था, मुझे ही टोक देना चाहिए था शुरू में। मैं खुद कह रही हूं। ज्योति की क्यों टोक देना चाहिए था? जब इन्होंने जो बातें, इन्होंने IMF का नाम लिया तो उत्तर तो मिलेगा। जब ये इधर उधर की बात करेंगे तो हम तो उत्तर देंगे। IMF ने तो 205 लाख करोड़ के कर्ज की भी बात करी है, जिसके बारे में ये मौन है। ये 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। 10 साल में 74,000 सोना ले गए, 100 के आसपास पेट्रोल ले गए, इस किसानों का कर्ज बढ़ा दिया, 15 लाख करोड़ के आसपास पूंजीपतियों का माफ कर दिया। किसानों के लिए किया क्या इन्होंने? जितना मिडिल क्लास से इन्होंने लिया है टैक्स, इनकम टैक्स, उतना कॉर्पोरेट टैक्स। मैं बता देता हूँ किसानों के लिए हमने क्या किया, ये बता दें इन्होंने क्या किया। बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में। ज्योति जी देखिए, मैं जो मर्जी बोलूं, मेरा बीच में नहीं बोलेगा। समय में इंटरप्शन नहीं, मेरे समय में इंटरप्शन नहीं। हम बात करते हैं 7500 पेंशन की। आप बताइए कौन सा दल है? कांग्रेस करता है, कोई और दल करता है? हम कहते हैं 1000 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने बच्चा। हम हर महीने फ्री सिलेंडर देंगे। हम जो बिजली के भारी भरकम बिल भाजपा की सरकार ने कमर तोड़ दिए मध्यम वर्ग की। कहां से आ रही है इतने भारी भरकम बिल? कोई बात नहीं करेंगे। आज जो 30,000 करोड़ के घाटे में था बिजली विभाग, वो फायदे में चला गया ये लोगों को ऊपर भारी भरकम बिल डाल के। हम उसका भी समाधान करेंगे। उसके बाद हम हर घर रोजगार का वादा करते हैं। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो इसके साथ भत्ते की बात करते हैं। हम चौधरी देवीलाल ग्राम विकास योजना के तहत सबको पक्का, जो गरीब लोग हैं उनको पक्का घर बनाने की बात करते हैं। तो इनमें से कौन बात करता है? ये बात करके ये बताइए मुझे, हाउस होल्ड डेट कितना बढ़ गया है? सबसे ऑल टाइम हाई है, दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है।
और मैं एक और रिपोर्ट बताता हूँ, हाउस होल्ड सेविंग जो है वो इंडिया में 47 ईयर्स की सबसे कम 5.1% ऑफ जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 की है। ये एआई की बात करते हैं, रोजगार की, कौन सा रोजगार? ये अग्निवीर रोजगार है, ये कौशल बीच में बड़ा बोल रहे थे स्किल, ये कौशल रोजगार की बात करते हैं, अस्थायी रोजगार। आज कहाँ पे देखेंगे फौज को कमजोर करने की योजना है अग्निवीर योजना। ये ऊपर से बात करते जो इजराइल के अंदर ठीक है, आपको बयान, आप उस बयान को ठीक मान रहे हैं, जाटूर बनिए। आज एक और बयान वायरल हो रहा है, पूर्व मंत्री के बेटे हैं जो बिल्कुल गाली ही कहेंगे, आपत्तिजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभय चौटाला भी मंच पर मौजूद हैं, महिलाओं की मौजूदगी में। अभय ना टोक रहे हैं ना रोक रहे हैं, तो ये ऐसे प्रचार करके जीतेंगे क्या आप लोग? ज्योति जी, हमारा प्रचार पहले से ही शुरू है। पिछले साल से हमने जो परिवर्तन पद यात्रा करी थी वो इस प्रदेश को जो कर्ज में डुबा चुकी है, जो युवाओं का भविष्य अंधकार में डुबा चुकी है, इस सरकार से जो लड़ाई लड़ने का काम इंडियन नेशनल लोकदल सड़क से सदन तक कर चुका है, इस सरकार के अंदर जो किसान की लड़ाई, जहां किसान के फसल के दाम नहीं मिलते, टोकन दे दे के इन्होंने गेट पास दे दे के किसान को पोर्टल पे उठा रखा है। कहीं मेरी फसल मेरी जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में, कहीं कैपिंग करके, कहीं बाजरे की कैपिंग करके, कहीं भावांतर भरपाई के बाद भी 700-800 रुपए कम में फसलें बिक रही है अगर किसान की। और जो कमेरा वर्ग है, जो शोषित है, जो वंचित की है, उसकी लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रही है। हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं, हम पहले से जनता के मन में बस चुके हैं। जनता मैंने को पता ये है, पूछा कि एक नेता गाली देकर अपनी बात कह रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अबे रोक नहीं रहे, अबे टोक नहीं रहे, मैं तो उस पर बात कर रही हूँ ना। मैंने वो ना बयान सुना है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ना मैंने वो बयान सुना है जो आप बात कर रहे हैं। मैं जो आपने पहले बात कही वो मैंने जरूर बयान सुना है, उसकी मैंने आपको बात बता चुका हूं। ठीक है, वो बयान भी आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में खूब चला जा रहा है। हो सकता है आपने ना सुना हो। ठीक है विदु जी, आपके पास आ रही डीजीपी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। गुलिया साहब, रोजाना रिजाइन हो रहे हैं आपकी पार्टी से, अलग अलग पदाधिकारी छोड़कर जा रहे हैं, तो नए नेताओं के आने की बात तो दूर है, चुनाव होते होते आपके विरोधी कह रहे केवल अजय परिवार बच जाएगा जेजेपी में। आप लोग कहते थे एक थी इनेलो, अब इनेलो वाले कह रहे एक थी जेजेपी हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। देखिए, जिस प्रकार से हमें टिप्पणी करने का अधिकार था उसी प्रकार से उनको। लेकिन आप एक चीज समझिए ज्योति जी कि जब 2018 में पार्टी बनी तो 10 महीने के अंदर पार्टी ने क्या परफॉर्म करके दिखाया था। सब लोग ये कहते थे कि इनके पास तो कोई बड़े कद के नेता नहीं है, बस युवाओं का टोल है। हम लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया ना। और उसके बाद देखिए, अब मैं ये किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतांत्रिक हक है, वो अवेल करें। बहुत लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। और जननायक जनता पार्टी नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग जो अपने राजनीतिक स्वार्थ देखने के लिए जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें अपने स्वार्थ यहाँ पूरे होते दिखाई नहीं दिए। कौन उनमें निशान सिंह भी थे क्या? निशान सिंह भी थे क्या, जिनको पार्टी की कमान आप लोगों ने दे रखी थी? वो भी स्वार्थ के लिए आए थे। और नए नेता अगर आ रहे हैं तो किसी का नाम बताएंगे आप, किसी बड़े नेता ने ज्वाइन किया हो? नहीं, देख ज्योति जी, कई पूर्व विधायक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके नाम भी बता दूंगा आपको। मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, देखिए निशान सिंह जी के बारे में एक चीज़ जरूर कहूँगा। निशान सिंह जी जब तक जननायक जनता पार्टी में रहे, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी राजनीतिक कोई इच्छा जो जननायक जनता पार्टी पूरी नहीं कर सकी, और उन्हें लगा कि भविष्य में भी उनकी इच्छा, देखिए हर एक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं राजनीति में। हो सकता है उनकी इच्छाएं कोई चुनाव लड़ने की हो या किसी पिछली सरकार में चेयरमैन बनने की हो, जो जननायक जनता पार्टी उनकी पूरी नहीं कर पाई। तो वो स्वतंत्र हैं, उनको लगता है कहीं दूसरे किसी राजनीतिक दल में उनकी वो इच्छा पूरी हो सकती है, तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है। हमारे साथ उन्होंने काम किया, हम लोगों ने मिलकर काम किया, उन्होंने पूरी सच्ची ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया। लेकिन जननायक जनता पार्टी इस बात की कोई गारंटी किसी को नहीं देती कि अगर वो कोई राजनीतिक इच्छा या स्वार्थ के साथ या किसी पद की लालसा में जननायक जनता पार्टी में आता है, किसी चुनाव की इच्छा में, तो वो उसकी इच्छाएं पूरी होने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन किस पद पर जाएगा, कौन किस पद पर नहीं जाएगा। अगर कल को मेरी भी कोई राजनीतिक इच्छा हो
कि मुझे चुनाव ही लड़ना है और पार्टी का निर्णय हो कि अजय गुड़िया चुनाव नहीं लड़ेगा तो मुझे उसको शायद स्वीकार करना चाहिए। तो कई लोग जो इस बात में फिट नहीं बैठते हैं, स्वीकार नहीं करते, वो अपना अलग रास्ता चुनते हैं। और उन सबको भी मेरी शुभकामनाएं, जननायक जनता पार्टी की तरफ से उन सबको भी हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा अलोकतांत्रिक काम नहीं किया है कि राजनीतिक दल को छोड़ करके दूसरा ज्वाइन किया, वो कोई अलोकतांत्रिक काम उन्होंने नहीं किया है। तो उनको सबको हमारी शुभकामनाएं। हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का पहले भी योगदान रहा, तभी 10 महीने पुरानी पार्टी को 17% वोट मिले थे, 10 सीटें आई थी, जबकि लोकसभा में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा ज्योति जी, देखिए हम 4.5 साल सत्ता में रहे, दुष्यंत जी 5 साल सांसद रहे, उन्होंने जो काम किया और उसके बाद अब 4.5 साल की सत्ता के दौरान जो हम लोगों ने काम किया, चाहे किसान के खाते में सीधा पैसा जाना हो, नहीं, अब तो विरोध का सामना करना पड़ रहा है ना आप लोगों को। अजय चौटाला के विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही है, दुष्यंत का भी विरोध हो रहा है, दिग्विजय का भी विरोध किया जा रहा है। तो अब तो लोगों का कहना यह है कि आपके जो कोर वोटर्स माने जाते थे, या पिछली बार जिन लोगों ने आपको वोट किया था वो खुद ही नाराज हैं। ज्योति जी, मैं 1 मिनट आपका चाहूंगा। देखिए ज्योति जी, विरोध अगर कोई करना चाहता है तो बिल्कुल करे, ये उसका हक है, कोई उसको रोक नहीं रहा। लेकिन नीरज जी, आप ये पेपर्स को प्लीज रख दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। नीरज जी, आप ये जो रिसर्च अभी कर रहे हैं अभी मत कीजिए, इन पेपर्स को आप रख दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अब ज्योति जी, अब मैं कल एक विरोध की तस्वीर देख रहा था, वो सिसाई गांव के सरपंच के बोर्ड के ऊपर लगा हुआ था। तो उन्होंने सरपंच का नाम जीत करके कोई था, कमलप्रीत या कमलजीत करके कोई सरपंच का नाम के ऊपर बोला, और जबकि और वो कह रहे हैं कि इस गांव ने बंद कर दिया, सिसाई गांव में कोट कर रहा हूँ, सिसाई गांव की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और जबकि वहां मौजूदा सरपंच पिंकी देवी है, वहां मौजूदा सरपंच पिंकी देवी है। तो इस प्रकार के दुष्प्रचार चल रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। देखिए, कुछ राजनीतिक दल इस नई परिपाटी को भी शुरू कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के भेज करके विरोध करा रहे हैं। अगर किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो अगर कहीं चौपाल में प्रोग्राम है तो आप वहां ना जाएं। अगर आपको विरोध भी करना है तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से शांतिप्रिय ढंग से करें, विरोध किसी को करना है। लेकिन ये जो दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके विरोध करा रहे हैं, बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लोग जो खुश हो रहे हैं, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव में गए थे तो उनको किसी ने थप्पड़ मारा था, हमने उसका विरोध किया था कि नहीं, अगर आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करनी है तो लोकतंत्र आपको इसकी इजाजत देता है, आप उनकी मुखालफत करें। पर क्या हिंसा, क्या वायलेंस, उनको भरी सभा में जाकर के या उनके रोड शो में जाकर के उनको थप्पड़ मारना जायज है? अगर आज इस विरोध को ये कांग्रेसी लोग जायज बता रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ फिर भूपेंद्र हुड्डा को जो लगा थप्पड़ था वो भी जायज था भाई। तो आपको नहीं, ये कहा जायज बता रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने तो ये कहा नहीं, कांग्रेस तो ये कह रही है कि वोट करके ही आप अपना विरोध जताएं, ये विरोध प्रदर्शन करके। आपको लग रहा है आपको ये लग रहा है दूसरी पार्टियों के आपको ये लग रहा है दूसरी पार्टियों के वर्कर्स से नैना चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर कोई नाराज है तो हम माफी मांगते हैं, तो फिर क्यों माफी मांग रहे हैं? फिर ये कहना कि लोग नाराज ही नहीं है, ये तो दूसरी पार्टियों के वर्कर्स हैं। आपकी पार्टी की जो लाइन है, सारे लोग ये कहें कि हम इनको ग्रामीण या आम वोटर्स नहीं मानते हैं, हम इनको हरियाणवी नहीं मानते हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस वाले हैं, उनके बीच में जाते हैं तब क्यों नहीं कहते आप लोग कि आप तो इनेलो के वर्कर हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं? रुकिए, आप उत्तर दीजिएगा। विदु जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, हो सकता है नाराजगी भी हो, तो क्या ये इनेलो और कांग्रेस के वर्कर्स की नाराजगी आप लोगों से? हो सकता है उनके वर्कर्स की नाराजगी आप लोगों से नहीं। देखिए, दूसरे राजनीतिक ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी, आप डिसाइड कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। जाकर के ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं ज्योति जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग 100% देखिए परफेक्ट, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। हो सकता है जो हमने काम किए वो और बेहतर होने चाहिए थे, हम और बेहतरी के लिए तैयार हैं और बेहतरी के लिए प्रयास भी ठीक है। विदु जी को काफी देर से कुछ कहना है। विदु जी, ठीक है, तो हम हरियाणा को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में घोषणा पत्र को लेकर बात की, आपने कई मुद्दों का जिक्र किया जिस पर ये लोग भी बोल रहे थे। नेलोर कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि मैदान खाली है, तो जब तक मैदान खाली है या दूसरे दलों से उम्मीदवार नहीं आए हैं तब तक आप लोग कहते रहिए कि 10 कमल खिलेंगे, करनाल बाई इलेक्शन को मिलाकर 11 कमल खिलेंगे। हो सकता है कांग्रेस जब अपने उम्मीदवार उतारे तो चुनावी रंग या चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल जाए।
ज्योति जी, जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था तब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनमें मैं भी एक हूं, बार बार कहते थे कि पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार सोचते हैं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। रजत पंजेटा जी मुस्कुराते हुए कहते थे, इनका बस चले तो ये 11 कमल खिला दें। इनकी बात को ईश्वर ने मान लिया और आज हम 11 कमल खिलाने वाले हैं हरियाणा के अंदर। मुझे अच्छे से याद है किस प्रकार से बात होती है। लेकिन आज जो बात आपके टीवी चैनल पर हो रही है, सर बीच में रुक जाइए, सर हम तो हर जगह कमल खिलाएंगे, चप्पा चप्पा भाजपा करेंगे, लोकसभा भी विधानसभा भी, आप कीचड़ फैलाइए हम कमल खिलाएंगे। कोई बात नहीं, छोड़िए इस बात को। अभी विषय जो कांग्रेस के अपने प्रवक्ता साहब से कुछ कीचड़ में उगता है कमल, तो आपने कीचड़ किया हुआ था तभी तो कमल खिला, आपने कीचड़ फैला रखा था तभी तो कमल खिला। एक बार रजत जी आपने कहा था कि मैं अपने समय बोलना चाहता हूँ। रजत जी आप अपना खुद का स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड आपने सेट किया था। आपने कहा था कि बीच में नहीं बोलना, मैं रुक गया। आपने कहा कि बीच में नहीं बोलना, मैं रुक गया। आपने कहा नहीं बीच में बोलना, मैं रुक गया। आपने कहा मैं कुछ भी बोलूं, मेरे बीच में मत बोलना। आपने कहा मैंने उंगली खड़ी की, मुझे समय दिया, अवसर दिया, आप बोलने नहीं दे रहे हैं रजत जी। ज्योति जी अगली बार क्या आपके कहने से रुकूंगा। अगली बार मेरा नाम लेके बात ना करो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। फिर आप मेरा नाम लोगे तो टोकोगे तो मैं बीच में आपको तो कहीं लगा कि विदुर जी कह रहे थे नाम तो नहीं, ये क्या रूल है? आप लोग नाम ले लेकर तो बोलेंगे, एक दूसरे की बात के हवाले से आप लोग उत्तर देंगे ना। मैंने तो बोला विधानसभा लोकसभा में फर्क समझिए। ठीक है, अभी आप इनको सुनिए। आप आपके समय में ही बोले थे, आपको भी आपत्ति थी ज्योति ना? जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? बोले। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से लगातार आपने कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े किए। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में आखिरी बार वो भी आपसे परमिशन लेकर एक शब्द बोलने के लिए, तब मैंने विपक्ष की बात की। मैंने अपनी बात की पूरा वक्तव्य, आप पूरा रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए। आप कांग्रेस वाले प्रवक्ता से उसके बारे में निकलवा नहीं पाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने घोर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने क्या कहा कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने कि हम पर ध्यान क्यों दे रहे हो? बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी आपत्ति से सहमति रखता हूं, क्योंकि देश ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। देश को पता ही नहीं कि कहां पर है राहुल जी, कहां पर है कांग्रेस पार्टी, कहां पर कैंडिडेट हैं। यह बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जब देश ही नहीं पूछ रहा, जब प्रदेश ही नहीं पूछ रहा कि उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए या नहीं किया, किसी को नहीं पता। आप बार बार उनसे सवाल क्यों पूछती हैं? देश को प्रदेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कांग्रेस कहां पर है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं और उनकी आपत्ति, जो उन्होंने आपत्ति दर्ज की, उस पर बात ठीक करी। फिर वो बार बार एक के बाद एक बोरी से निकाल चीजें फेंकने लग गए। मैंने उनको ये कहा और मैं सबसे कहता हूं, एक दिन में कोई एक विषय उठा लो और उस पर डिबेट कर लो। मैं खुद भी कहती हूँ, मैं भी कहती एक बार अगर हूँ, कंपैरिजन ड्रॉ कर देंगे सभी मुद्दों पर एक दिन में बात नहीं हो सकती। कोई एक नहीं, ज्योति जी आप रोकिए, एक दिन में सोच कर आ जाओ कि आज विधु रावल से रोजगार के आंकड़े पूछने हैं, तो विधु रावल आपको बताएगा कि ईपीएफओ जो हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पिछले साल जो डिक्लेयर किए आंकड़े, जो प्रोविडेंट फंड खुले नए, वो 10.78 मिलियन है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आज ही आई हुई है, आज की अखबार पढ़िए। रिसर्च कर रहे थे आप, तंग कर रहे थे डिबेट में, ज्योति जी भी कह रही थी कागज क्यों पलटा रहे हो। पिछले साल के आंकड़े 11.93 मिलियन है। ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं। ये जब किसी का रोजगार लगता है और रोजगार के बाद वो प्रोविडेंट फंड जमा करता है, वो आंकड़े हैं ये नए। 1 करोड़ 7 लाख इस साल, 1 करोड़ 19 लाख पिछले साल लोगों का रोजगार लगा, तभी तो नए ईपीएफओ खुलवाए। दूसरा मैं ठीक है, मैं आपको हरियाणा पर ही ला रही हूँ, क्योंकि मैं केवल पंजेटा जी को कहती रहूं या इनको कहती रहूं, नीरज जी को, कि हरियाणा की बात करिए, नहीं जायज नहीं है। आप ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि हम तो हजारों साल की तैयारी करके बैठे हैं, घोषणा पत्र को लेकर आप कहते हैं मोदी के नाम पर हमें वोट मिलने वाला है, तो क्यों आप लोगों ने यहाँ पर उम्मीदवार बदले? आपके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है आप लोग अकेले मैदान में हैं, लेकिन जहां आप लोग जा रहे हैं, आपके उम्मीदवार जा रहे हैं, वहां विरोध झेलना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ज्योति जी, हिंदुस्तान 1000 साल की तैयारी करके बैठा है, पूरा भारत 1000 साल की तैयारी करके बैठा है। भारत को लगता है यही समय है, सही समय है, यही वो समय जब भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए हर भारतवासी को खड़ा होना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा।
भारतीय जनता पार्टी तो अभिव्यक्ति मात्र है पूरी जनता की। भारत की आज एस्पिरेशनल सोसाइटी खड़ी हो गई है। यह चंद राजनीतिक लोगों के शोर को भूल जाइए। असल भारत जो चाहता है वो चाहता है कि भारत जो है आज खुद को प्रस्थापित करे, दुनिया के अंदर खड़ा हो, अनाउंस इटसेल्फ कि आज भारत माता जो है उस विश्व गुरु के उस सिंहासन पर पहुंचने की कगार पर खड़ी है जो भारत माता का असली हकदार है। इसलिए जब 1000 साल की बात आप करते हैं तो 1000 साल भारत का दर्शन है, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का दर्शन नहीं है। ये हमने 1000 साल का संघर्ष झेला है, गुलामी झेली है। और गुलामी क्यों झेली है? इसी बयान के कारण जो अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र के अंदर कह रहे थे। ये जो कीटाणु है ना, जातिवादी कीटाणु, इन कीटाणुओं ने भारत के समाज को बांट के रखा और आक्रामकता आते थे हमको तोड़ देते थे। ये जो इन्होंने जाट और बनिए की बात कही, कहीं पर कोई राजपूत और गुजर की कर रहा है, कहीं पर बीच में मत बोलो, रजत पजेटा बीच में मत बोलो, ज्यादा वफादार बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वफादार मत बोलो, ज्यादा वफादार मत बोलो, बोलने दो मुझे पंडिता जी ज्योति जी मुझे मेरी बात कहने बिंदु जी, आपको मैंने दूसरे अगली बार आप बोलिएगा अभय को लेकर जो आप बोल रहे हैं इसको आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन देखिए प्रदर्शनी जी स्टूडियो में आई है, आप लोग अपने घरों से जोड़े, इनका पहला कमेंट पे भी नहीं हो पाया। नहीं, ये भी ठीक नहीं है इनके साथ। एक बात छोटी सी अभय को लेकर आप विस्तार से बोल लीजिएगा। मैं कह रही हूँ नए सिरे से बात कर लीजिएगा अभय को लेकर। अभय के बारे में नहीं बोलूंगा, अभय को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, अभय को लेकर नहीं बोल रहा हूँ। बोले जल्दी। बार बार एक बात को एक घृणित व्यक्ति ने लगातार कहा, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बना, वो कोई डिस्प्यूटेड साइट नहीं है। इनेलो का मुख्यालय डिस्प्यूटेड हो सकता है, रजत पंजेटा का घर डिस्प्यूटेड हो सकता है, श्री राम जी का घर जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं है, वो राम जन्मभूमि है। चलिए आप ये बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, पंडिता जी जब बोल रहे हैं आप रिपीट कर रहे हैं, आप बोल चुके हैं। मैं प्रदर्शनी जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अपनी जबान पर लगाम लगाओ। विधु रावल जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये डिस्प्यूटेड साइट नहीं है। ठीक है, आप कह चुके हैं, ये सुन लिया गया है, ये बात आ गई है, ये बात आ चुकी है डिबेट में। अभी आप रुकिए। प्रदर्शनी जी, कुरुक्षेत्र में क्या माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि आप खुद भी जा रहे हैं, आपने कहा कि आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, बार-बार आप बताते हैं। जी जी, क्योंकि आपकी जो साथी पार्टी है, जो बड़ा दल है आप लोगों के साथ कांग्रेस का, तो कोई भी उम्मीदवार नहीं आया है अभी, कहीं ग्राउंड पर ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस कोई कमाल दिखाने वाला है हरियाणा में? ग्राउंड में कौन, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है ज्योति जी। कांग्रेस का कहां तक कुरुक्षेत्र की बात करें तो पूर्ण रूप से हमें समर्थन मिल रहा है, और कांग्रेस का शायद ही कोई एक ऐसा बड़ा नेता होगा जो हमें समर्थन देने के लिए या हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। सीटों अब हर पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह मूर्ख पार्टी तो नहीं होती है कि किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे को टिकट दे देगी और उसके बाद उन्हें। एक मिनट विंदु रावल जी, जब आप बोल रहे थे कृपया करके मैं एकदम चुप थी। एक आपकी आदत है, ये आपकी आदत है, आदत में शुमार है आपकी हमेशा टोकना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, निवेदन तो आप इन उम्मीदवारों को ऐरे गहरे नहीं कह सकते। मूर्ख किसको बोला आपने? मैंने पार्टी को बोला, आपकी पार्टी को मूर्ख बोला है। जो दारू घोटाला करके जेलों में बंद है उनकी रहने दीजिए, देख लीजिए आपकी शब्दावली, रहने दीजिए। खैर ये 1000 साल की 1000 साल सुन लीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। विदु जी, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। आप ये ऐरे गहरे जैसे शब्द मीडिया में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? विदु जी आप रुक जाइए अभी नहीं, आप रुक जाइए, आप साथ नहीं बोलेंगे। ये ऐरे गहरे कोई उम्मीदवार नहीं, आपके भी उम्मीदवार हैं, उनको भी कोई ऐरे गहरे नहीं कहेगा, आप भी दूसरे दलों को नहीं कहेंगे, गलत इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। ठीक है, 1000 साल का इन्होंने बना रखा है अपनी विचारधारा कि हम इस तरीके से काम करेंगे, ये काम करेंगे। भैया हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं। 1000 साल मतलब ये क्या चाहते हैं? यही चाह रहे हैं ना, जो इनकी अंदर की दिल की इच्छा है वो बाहर निकल गई कि एक्चुअली में जो लोग बोल रहे हैं कि इस देश में डिक्टेटरशिप हो गई है, तो इसका मतलब इनका यही कहना है कि 1000 साल तक ये डिक्टेटरशिप ले आएंगे इस देश में और यही चलाएंगे। इसका मतलब कि ये यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ, कुछ जानकारी जो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और हमारे यहाँ के दर्शकों को भी देना चाहती हूँ। दुनिया में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ भारत में, सबने देखा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारत में पिंक रेवोल्यूशन हुआ है। पिंकी रेवोल्यूशन क्या है? पिंक रेवोल्यूशन वो है कि भारत में जो बीफ एक्सपोर्ट है
वो कहाँ जा रहे हैं आप? जी, नहीं, कुरुक्षेत्र में सुनिए, बताएं किन सुनिए। मुद्दों के मुद्दों के भारतीय साथ जनता सुशील पार्टी के राज्य गुप्ता में किन export मुद्दों के जो है साथ बीफ का वो कुरुक्षेत्र की दूसरे जनता? नंबर पे है। एक बात बताएं मुझे, नहीं नहीं ये आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर या वहाँ के मुद्दों को लेकर क्यों नहीं बात कर पाते? कुछ है नहीं क्या बात करने को? बता रही हूँ कुछ है नहीं क्या बात करने को? वहाँ पे हालत ऐसी है, मैं थानेसर की बात कर रही हूँ, मैं 2 दिन थानेसर तो में वहाँ अभी की रह के कीजिए आई ना, हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? नहीं मैं थानेसर की बात कर रही हूँ, सुनिए ज्योति जी, मैं थानेसर की बात कर रही हूँ, 2 दिन रह के आई हूँ। वहां पे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस गांव में घुसे ना, क्योंकि अगर घुसेगा तो हम यहाँ पे लठ लेके खड़े रहेंगे। आप बताइए क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनको मान सम्मान मिल रहा है? इन्होंने तो सोचा कि जिंदल जी को उतारेंगे। आप और गांव का नाम बताइए, किन किन गांव? नहीं, थानेसर की मैं बात कर रही हूँ। थानेसर में गांव मैं का गई, जिक्र मेन कर रहे हैं शहर ना में, आप? मेन जिले में मैं गई थी और वहां पे ये बातें हुई है और वहां पे लोगों ने ये बातें बोली है कि मैडम जी अगर भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पे बड़े बड़े मैं आपको भेज दूंगी, इस किस्म की वॉल पेंटिंग लगी हुई है बता कि इस दीजिए, तरीके से। या तो भेज ही देना, फिर बोल भी क्यों रही हैं आप? नहीं, नहीं, मैं भेज थानेसर दूंगी। शहर में या कुरुक्षेत्र जिले में तो ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगा। नहीं लगा है, कैसे नहीं आप लगा? किसी मैं गांव होके का आई अगर हूँ, बता रही है, नहीं, मैं होके आई हूँ, ऐसे आप कैसे किसी नहीं चीज़ लगा? के आप 2 दिन जाकर आए हैं, रोजाना हम रोजाना मोदी जी, तस्वीरें दिखाते हैं, आप हम मुझे रोजाना इसका खबरें मतलब दिखाते हुआ हैं। नहीं, आप ऐसा अगर नहीं कोई है। आप गांव अगर बताना चाह रही, गांव में प्रवेश नहीं करने गांव देंगे, का तो नाम बता थानेसर दो तो ना। कोई गांव है नहीं, थानेसर कुरुक्षेत्र में में कोई गांव नहीं। आप गांव का नाम बताइए ना, थानेसर आप तो 2 दिन में- लगा कर आई ना, आप गांव का नाम बताइए। थानेसर में इनके अभी गुलिया जी किसी गांव का जिक्र करे थे, उन्होंने गांव का नाम बताया ना, गांव का नाम बताइए आप। आपको मैं दिखा देती हूँ। दूसरी बात, इन्होंने बोला खिलाड़ियों के बारे में, खिलाड़ियों के ओलंपिक झूठ की की तैयारी फैक्ट्री कर चला रहे हैं, देखो आपके इन्होंने चैनल तो पर। हरियाणा की बेटियों को आपके जो चैनल पर खिलाड़ी झूठ की थी, फैक्ट्री जो चला रहे हैं। मेडल लेके आई थी, उनको तो सड़कों पे रख दिया धरने पे। ये क्या बात करते हैं ओलंपिक की? जिस खिलाड़ी का इन्होंने सम्मान ही नहीं किया, जिन बेटियों का, हरियाणा की बेटियों का इन्होंने सम्मान नहीं किया, संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगने के बाद भी खट्टर साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं लूंगा। पूरी विधानसभा में आरोप बोला। लगने से इस्तीफा हो जाता है क्या? केजरीवाल तो जेल में है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। नहीं, केजरीवाल जी जेल में है। आप ये सोचिए कि केजरीवाल जी के खिलाफ एक फूटी कौड़ी नहीं मिली और नैतिकता की बात ये पार्टी करी जो बंगारू लक्ष्मण और दिलीप सिंह अच्छा, जुदेव और की संदीप पार्टी सिंह के है। खिलाफ क्या मिल गया? दिलीप सिंह जुदेव और की संदीप पार्टी सिंह के है। खिलाफ क्या मिल गया? नहीं, दिलीप सिंह जुदेव, संदीप सिंह को तो किसी ने जेल में जाने का ऑर्डर भी नहीं किए। दिलीप सिंह केजरीवाल को तो जुदेव जेल की से बाहर पार्टी है, आने के लिए बंगारू बेल नहीं मिल लक्ष्मण रही। की पार्टी है, जिनके आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष- सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख तक बिटू जी, छोड़ ऐसी दिया। डिबेट नहीं हो पाएगी। आज भी 28 ऐसी डिबेट तारीख नहीं हो तक के पाएगी। लिए नहीं कह दिया। बोलने, कोई बात नहीं हो पाएगी। ये बोलने कोई दिक्कत ये नहीं व्यक्ति है। ऐसे ही बोलता है, ज्योति नहीं, मैडम। यही बोलने मैं चली जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अगर इनको ऐसे ही बोलना है तो आपको जाना है, आप जा व्यक्ति सकते ऐसे ही हैं, बोलता आपको है। जाना है, आप जा सकते हैं। मैं विदु जी को मैं खुद ही टोक रही हूँ कि आप बीच में मत नहीं, तो बोलिए। ये कोई तरीका विदु नहीं है ना। विदु जी ऐसे नहीं, सभी को म्यूट रखे, जिनको समय दिया जाता है पीसीआर उनके अलावा सभी को म्यूट रखे। ये कोई तरीका गुलिया नहीं जी है को ना। भी कहना है। नहीं, मेरी डिबेट में चली जाती हूँ जैसा कुछ नहीं, जिसको भी जाना जा सकते नहीं, हैं। जाने के लिए आपको चली अपनी बात जाएगी। रखनी रखी। नहीं, लेकिन ये मैंने कोई तरीका आपसे नहीं है ना। पूछा, आप मैंने इनको आपसे टोकती पूछा क्यों नहीं है? कुरुक्षेत्र को लेकर नहीं, क्या मैडम, मुद्दे आप इनको हैं? टोकती क्यों नहीं है? जब ये बोलते तो आप टोकती क्यों नहीं है? आप सुन नहीं रही हैं क्या? नहीं, आप टोकती नहीं है, आप मैंने सुन नहीं देखा रही है। हैं? मुझे नहीं टोकना है, मैं नहीं टोक रही हूँ। ओके फाइन, आई एम गोइंग। जा सकते हैं आप, जा सकते हैं। आप विदु रावल जी से डिबेट करवाइए। ठीक है। मैं फालतू के आरोप लेने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। मुझे पता है मैं टोक रही हूँ कि नहीं टोक रही हूँ। मुझे पता है कब म्यूट कराना है, कब टोकना है, कब रोकना है। आपकी इच्छा, आपको बुलाया गया था, आपको जाना है, आप जा सकते हैं, करा लेंगे। ठीक है। कांग्रेस से मैं सवाल करना चाहूंगी, आप लोग बार बार मंथन कर रहे हैं, हर बार आप कहते हैं 1 से 2 दिन में, तो ये कहाँ पेंच फंसा है? क्या आपके बड़े नेता लड़ना नहीं चाह रहे? नीरज जी, आपके बड़े नेता नहीं लड़ना चाह रहे? क्योंकि हुड्डा साहब भी कह चुके नहीं लड़ेंगे। जो भी हाईकमान का ऑर्डर होगा, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, जो हाईकमान का ऑर्डर होगा, सारे नेता चुनाव लड़ेंगे। छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, जन आक्रोश रैली के माध्यम से पूरी 90 विधानसभा नाप चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं खुशखबरी आपके माध्यम से 1 या 2 दिन में दे दूंगा। इसलिए जनता के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ठीक है, हम लेट हो गए, लेकिन इतना भी लेट नहीं है कि जो इतना बड़ा मुद्दा बन जाए, क्योंकि इलेक्शन 25 मई का है। इतना मुद्दा नहीं है कि जो हम इतने ज्यादा लेट हो गए। 25 मई का इलेक्शन है, आपको कल या परसों खुशखबरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा कानून व्यवस्था के मुद्दे पे। देखो, हरियाणा की जो मैं बात करता हूँ, ज्योति जी आपने हरियाणा के मुद्दे पे बोलने को कहा है। हरियाणा में आपने देखा, जब खट्टर की सरकार थी तो हर वर्ग को पीटा इन्होंने, आंगनवाड़ी, कर्मचारी, डॉक्टर, कोई ऐसा हड़ताली नहीं जो कर्मचारी हड़ताल पे नहीं गया। मैं विदु भाई को ये याद करा दूं, विदु भाई से हर एक को प्रेरित रहता है, ये अपनी आदत सुधारे, हर एक के पीछे बोलते हैं। ये इनकी आदत बड़ी गलत है, बोलना मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा चैनल, इस पे हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जो जनता में गलत मैसेज जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बारे में बोलिए।
आप देश की अपनी बात कर रहे ठीक थे। है नीरज जी, जब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है, तो लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि बैठक तो हो रही है, कभी स्क्रीनिंग कमेटी की हो रही है, फिर छोटी कमेटी बना दी जाती है, सीईसी में भी हरियाणा की चर्चा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं तो बात नहीं बन पा रही है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ठंडे बस्ते में हरियाणा का चुनाव डाल दिया हो कि अभी तो चुनाव दूर है, हम अभी बैठक भी नहीं करेंगे। आप लोग प्रयास तो कर रहे हैं दिल्ली में, कांग्रेस मुख्यालय में बैठक तो हो रही है, आप ये तो मानते हैं ना। ऐसा नहीं कि अभी छठे चरण में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। देखिए मानता हूँ कुछ सीटों पर सहमति मत की, कुछ पे पेज फंसा हुआ है, वो भी कमेटी बन के निपटा लिया जाए। लगभग 4-5 सीटें फाइनल है, 2-3 सीटों पे पेज फंसा, वो हमारी 6 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो बड़ी जल्दी निपटा लिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबसे, आपके चैनल के माध्यम से आपको खुशखबरी दूंगा। सिर्फ 1-2 दिन की वेट की बात है। हरियाणा में बेसब्री से देख लिया, उसके बाद देख लिया आप कितना तगड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी भी देखेगी मुकाबला कितना तिकोने हो गया। अभी बीजेपी सोच रही है हम जीत गए, ये विकास की दाव पे हरियाणा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, कानून व्यवस्था पे चुनाव लड़ा जाएगा। अभी परसों महेंद्रगढ़ में बच्चे मारे गए, उस व्यवस्था पे लड़ाई होगा। कितनी लापरवाही थी, कितने बच्चे मासूम से मारे गए, ये इस व्यवस्था पे बोलते नहीं। हरियाणा में 2014 में बेरोजगारी दर क्या थी और आज बेरोजगारी दर क्या थी। जब हरियाणा 2014 में कांग्रेस सरकार थी, कितना कर्जा था, 4.5 लाख का करोड़ का कर्जा। विधु भाई साहब इन मुद्दों पर नहीं बोलेंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करेंगे। मंदिर की बात 370, आप विकास के मुद्दे, जो चीज बन गई। हम कब कह रहे हैं कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, सब मंदिर को मानते हैं, राम जी सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। आप मुद्दों पर चुनाव कीजिए ना, आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए, उससे बहस कीजिए, उससे बात नहीं करते। देश में जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा है, 4 गुना कर्जा बढ़ गया। उस आईएमए की रिपोर्ट का हवाला नहीं करते, सिर्फ अपने उपलब्धि गिनाते हैं। 2 करोड़ ठीक है, आपकी बात कांग्रेस को लेकर स्मार्ट पूरी सिटी हो चुकी है, कांग्रेस को लेकर पूरी हो चुकी है। विदु जी को कुछ कहना? विदु जी आएंगे अभी, अभी आप रुकिएगा, आप काफी टाइम ले चुके हैं। अभी मैं पंजिटा जी, क्योंकि अभय के बयान को लेकर विदु जी भी सवाल पूछ रहे थे। विदु जी रुकिए, इनके बाद अभय के बयान को लेकर ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये एक तरह से जातिवाद फैलाने वाले बयान और मानसिकता हैं। दूसरा, आप लोगों के उम्मीदवार भी नहीं आए हैं और कांग्रेस के जाहिर नहीं आए, तो केवल हिसार को लेकर अनाउंस, हालांकि शायद वो नहीं किया गया है अभी, केवल कुरुक्षेत्र। इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं आप लोग कब तक अनाउंस करने वाले हैं? देखिए ज्योति जी, नवरात्रों में संभावना है कि नवरात्रों में ही हम जो है बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर देंगे। और हिसार की सीट का आप मान करके चलिए कि सुनैना जी चौटाला जो पूरी की पूरी पद यात्रा में जो उन्होंने हरियाणा के अंदर पूरी की पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की पद यात्रा है, पहले दिन से आखिरी तक वो महिलाओं की जो टीम है उसको लेकर उनका नेतृत्व कर वो साथ चली है पूरे हरियाणा में, और जमीनी स्तर की नेता है। और ये चीज एक होता है कि साबित करने की जरूरत नहीं होती है, ये चीज कर चुके हैं कि सड़क से सदन तक अगर कोई सच में गंभीर है हरियाणा के लिए, हरियाणा के मुद्दों के लिए, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। दूसरा, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता 2-3 बात कर रहे थे, तो उनको पता होना चाहिए कि आयुष्मान योजना घोटाला, जो आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। लाखों जो लाभार्थी हैं उनको एक ही आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया गया था, मृतकों को जीवित दिखा दिया गया था, जीवित है उनको मृतक दिखा दिया गया था। ये बड़े न्यूज़पेपर्स में भी आई थी। तो उन्होंने 2-3 और बातें करी। जब मैंने कुछ कहा तो आग बबूला हो गए। तो देखिए 2019 की सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसके अंदर सीधा इसको जो है वो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो 2.77 एकड़ थी, वो डिस्प्यूटेड लैंड बताया गया है। अगर मैंने वर्ड डिस्प्यूट का यूज कर दिया तो इन्हें दिक्कत हो गई। अगर यकीन नहीं आता तो उठाइए फोन, वर्डिक्ट देखिए, ये मैं आपको फोन पे दिखा सकता हूँ। फिर इन्होंने बात करी जो 2036 के ओलंपिक्स की। देखिए 10 जनवरी और 9 जनवरी 2024 की खबर है। वहां पे ये खबर है कि इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानी अनाउंसेस बिड फॉर 2036 होस्टिंग ओलंपिक्स। तो जब अंबानी जी पहले ही 4 महीने पहले ही ओलंपिक की बिड को वो कर रहे थे, भाजपा के घोषणा पत्र में एक पूंजीपति जो पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो होस्ट करेंगे, तो आप भाजपा के अगर ला रहे हो तो पहले आप उद्योगपति से उससे बात कीजिए ये क्या जो उन्होंने पहले कैसे अनाउंस कर दिया। अगर ये तो भारत सरकार, अब भाजपा की सरकार जो कि इंडियन गवर्नमेंट है, उसको अनाउंस करना चाहिए, तो इसके बारे में भी बताएं। दूसरा, यहाँ 2-3 बातें ये कर रहे थे। देखिए जातिवाद की बात करते अच्छे नहीं लगते। ये जो हरियाणा में जो जातिवाद का जहर भाजपा के आने के बाद जो घुला है, वो पूरा देश के अंदर सुर्खियां बना है। चाहे अभी हाल ही में जो नूंह का प्रकरण हुआ था, जिसमें पूरा गुड़गांव, नूंह,
पलवल, फरीदाबाद तक जो इन्होंने जहर फैलाया था जातिवाद का, उसके बाद उससे पहले ये रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, यहाँ तक ये जो है जब कोई उम्मीदवार दो समुदायों को लेकर कहे कि इन समुदायों की लड़ाई है, क्यों जाट और बनिए की लड़ाई है, ये तो उससे जहर नहीं फैलता क्या? आप इसको अभय की लड़ाई हो सकती है, चुनावी नवीन जिंदल की हो सकती है, सुशील, क्यों जाट समुदाय की लड़ाई है, क्यों बनिए की लड़ाई है? नहीं ज्योति जी, सवाल क्या इससे जहर नहीं फैलेगा क्या पंजेटा जी? इन चुनाव में तो जातिगत बयान अभय का ही आया ना। देखिए ज्योति जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप मुझे बोलने का इजाजत दे तो मैं ये अपनी बात रखने का आपसे इजाजत चाहूंगा। देखिए ये जो बात कही गई है, ये बात सिर्फ और सिर्फ जो किसान आंदोलन के अंदर जो 3 काले कानून लगाए गए थे, सिर्फ ये पूंजीपति और किसान को जो है उसको मद्देनजर रखते हुए दी गई है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जाति की विशेष के सेंटिमेंट को हर्ट करने की बात है। ये सीधा सीधा ये बताती लड़ाई की है जो किसान को पूंजीपतियों द्वारा जिसका शोषण होता आया है, जो काले कानून और ये पूंजीपतियों की बात यहीं तक सीमित नहीं है। 15 लाख करोड़ माफ कर दिए इन्होंने पूंजीपतियों के, किसान का 1 रुपया माफ नहीं करा। 5 लाख करोड़ रुपया आज बताइए पूंजीपतियों के हाथ में, मात्र चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी दौलत है। गरीब और अमीर हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और अमीर और अमीर हो रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए सारा खेल क्योंकि गुलिया जी से एक सवाल, उसके बाद अंतिम कमेंट में आपसे ले रही हूँ। अजय गुलिया जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि हिसार से कोई ना कोई अजय चौटाला परिवार का सदस्य लड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के पास अभी मजबूत या जिताऊ उम्मीदवार दूसरी सीटों पर ना हो, लेकिन अभी इस बात को लेकर भी क्या संशय है कि नैना चौटाला लड़ेंगी, दुष्यंत लड़ेंगे या फिर दिग्विजय लड़ेंगे? ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। नहीं, ये कोई अकेला बैठ करके ये निर्णय थोड़ी ले सकता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। ये तो पार्टी बैठ करके निर्णय लेगी और ये कोशिश रहेगी कि सबसे सशक्त, सबसे मजबूत उम्मीदवार वो चुनाव। देखिए ज्योति जी, किसी ने पहले कर देगा, लेकिन ये मैं हमेशा एक चीज की बात मानता हूँ। देखिए डेमोक्रेसी, चुनाव, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, तो अभी चुनाव की तारीखें, कोई लास्ट डेट तो आगे नहीं गई है कि भाई उसको कोई क्रॉस कर रहा है, तो सबके पास अपना राइट है कि वो जब तक अंतिम तिथि हो उससे पहले अपने उम्मीदवार तय कर सकते हैं, अपनी घोषणा कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे जो प्रत्येक लोकसभा, अब ये प्रत्येक राजनीतिक दल कह रहा है कि इनकी तैयारी है। देखिए हमने तो तकरीबन सारे लोकसभा की अपनी रैलियां पूरी कर ली, लोगों से अपार समर्थन हम लोगों को मिला, लोगों ने अपना आशीर्वाद दुष्यंत जी को दिया। हमारी तैयारी पूरी चल रही है। 10 की 2 लोकसभा सीटों पर मजबूत जिताऊ कैंडिडेट होंगे। और एक जो मैं एक चीज कहना चाहूँगा, देखिए एक चीज लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी समझनी होगी, ये जो नेक्सस है, देखिए जिसको पूरे हरियाणा प्रदेश ने दोषी माना, हरियाणा प्रदेश जब चढ़ा राजकुमार को, तो जब राजकुमार को दोषी माना, आज वो किसके साथ खड़े? कांग्रेस के साथ खड़े। आज इनको मुश्किल हो रही है, पहले समर्थन ले लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने समर्थन ले लिया, 7 बटा के पीसी कर दी, आज मना करना पड़ रहा है, कल हाँ करना पड़ रहा है। तो नेक्सस साबित होता ना कौन किसके साथ था। और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में खालिस्तानियों से समर्थन लेते हैं और खालिस्तानियों की पैरवी करते हैं, और हरियाणा और भारतवर्ष के लोगों के खिलाफ साजिश रचते हैं, जो लोग उनके साथ मिलकर के वो चुनाव में जाते हैं। चलिए डिबेट को वाइंड अप क्यों ले जाते हैं? ऐसा हो गया कि वो तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो तो राव आदमखोर है। ऐसा व्यक्ति तो आदमखोर है जो अपने लोगों को खा रहा है, जो अपने लोगों को खा रहा है उसको तो आदमखोर कहेंगे। आज की जो आपकी डिबेट है, बोलिए आप। उसमें 1000 वर्षों का बार बार जिक्र हुआ है। 1000 वर्ष जो है, ये 1000 वर्ष तक भारत संघर्ष में रहा है, गुलाम रहा है। वो क्यों रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से आज एक राजनेता यहाँ पर बोल रहा है ना, ये ठीक वही जातिगत कीटाणु जिस प्रकार से लोगों के कुछों के काटते हैं, जो जाति के अंदर रमरस गए हैं, जिन्हें जातीय श्रेष्ठता, कास्टिस्ट सुप्रीमेसी के अलावा कुछ दिखता नहीं, ब्लाइंडेड हैं, ये वही लोग जो हैं, उन्होंने समाज को बांट के रखा। और यही कारण था जब विदेशी आक्रांता आते थे तो हम जातियों में बटे हुए मिलते थे। जहां तक रही हमारी बात, तो हमारा लालन पालन जिन संस्कारों में हुआ है, हमने जिन गीत गाते हुए संघ की शाखाओं में हमने गीत गाए हैं कि भूल से भी मुख पे जाति पंथ की ना बात हो,
भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का बड़ा गढ़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। इन महान संस्कारों में हमारा लालन पालन हुआ है। इसका लेश मात्र, इसका अंश मात्र भी अगर इन पर गिर जाता तो इनकी ये जो जातीय कीड़ा है, ये कीड़े हट जाते। लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि वहीं पर ही उसी गंदगी में पड़े रहेंगे और देश आज इसमें बटने के लिए लेकिन तैयार नहीं है। आज देश जो है जाट बनिए में, गुर्जर राजपूत में, यादव दलित में। अब इस व्यक्ति को चुप करवाओ, इस व्यक्ति को चुप करवाओ जी। आपने इनकी बात सुन ली है, इनका म्यूट करवाओ। मेरी बात होने लगी थी, म्यूट करवाया था ज्योति जी, अंतिम समय चल रहा है, म्यूट करवाइए प्लीज। इस प्रकार कैसे बात रख पाऊंगा मैं? ये इसको पता है, इसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जातिगत कीड़े हैं ये लोग, ये कीड़े हैं जातियों के, ये जातियों के कीड़े यहाँ पर। रजत पंजेटा जी, अंतिम कमेंट के लिए मैंने पीसीआर में कहा था कोई भी दूसरे के समय में बोलते म्यूट करें। दूसरों को इस्लाम का डर दिखा दो, इस्लाम का डर दिखा दो और हिंदू को बांट दो। इनका योजना सीधी सीधी है, हिंदू को जातियों में बांट दो और दूसरी तरफ नू को जातीय हिंसा बताते हैं। नू में कौन सी जाति खड़ी थी? पूरा हिंदू समाज एक तरफ खड़ा था, अपने अपने आराध्य को पूजने गया था। इनका कितनी तकलीफ होती है वहां पर। हमारे ऊपर पत्थर गिरे थे, कोई जाति नहीं थी, हमारा पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ था। हर जाति थी, 36 बिरादरी थी। इनको क्या समझ आएगी? ये जाति के कीड़े लोग हैं और इन कीड़ों को जो है, इनकी औकात हरियाणा की जनता और देश की जनता इस चुनाव में दिखाने वाली है। हम जो है भारत को श्रेष्ठता की ओर लेकर जा रहे हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं? हम सत्ता में आ गए तो देश को जातियों में बांट देंगे, जातिगत जनगणना करेंगे, कुछ लोग अगड़े रहेंगे, कुछ पिछड़े रहेंगे, सबको अनुपात में होगा। योग्यता श्रेष्ठता कुछ नहीं, केवल और केवल इनके यहाँ पर क्या चलता है, इनकी मेरिट किस पर है? केवल और केवल जातीय श्रेष्ठता में है। मेरी जाति का होगा तो उसको सिर पर बिठा लेंगे। सीएम बाद में हूं, जाट पहले हूं, ऐसे कहा था हरियाणा के अंदर एक व्यक्ति ने, और वो इनेलो का नहीं था, वो कांग्रेस का था। कांग्रेस और इनेलो और सभी विपक्षी पार्टियां जातिवादी पार्टियां हैं। हिंदुस्तान को एकीकरण करने के लिए केवल एक ही चलिए, पार्टी उस बयान के लिए तो कह चुके कि उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में बयान दिया था। उनकी ओर से इस बात को लेकर बहुत बार चूंकि चर्चाएं हुई तो सफाई भी दी गई थी बाद में। बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कर रहे थे। हरियाणा में क्या कुछ माहौल है, क्या मुद्दे हैं और क्या तमाम दलों की दावेदारी है, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।